हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान एयरलाइन का एक विमान जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए जूझ रहा है। प्लेन का दोनों इंजन काम करना बंद कर चुका है। प्लेन के इंजन से अजीब आवाजें आ रही है। इंजन ऑयल लीक करने लग रहा है। पायलट लाख कोशिश करते हैं कि किसी तरह से प्लेन को रनवे की ओर ले जाएं, पर प्लेन की ऊंचाई इतनी कम है कि बिना इंजन के प्लेन किसी भी हालत में रनवे तक नहीं पहुंच सकता। ATC को एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है। मेडे मेडे मेडे, हम दोनों इंजन खो चुके हैं। इसके कुछ सेकंड्स बाद 22 मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 8303 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एयरबस A320 मॉडल का विमान था। पिछले साल ही इसके दोनों इंजन को चेंज करके नया इंजन इंस्टॉल किया गया था। कुछ ही महीने पहले प्लेन की भी मेंटेनेंस हुई थी। प्लेन में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स यानी कि कुल 99 लोग प्लेन में सवार हो गए। प्लेन को 58 वर्षीय कैप्टन सज्जाद गुल उड़ा रहे थे। इनके पास 17,252 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके पास 4,783 घंटों का एक्सपीरियंस एयरबस A320 में था। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे। इनके पास 2,291 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद प्लेन दोपहर के 1:05 में उड़ान भरा। प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट मुस्लिम थे और क्योंकि ये ईद का महीना था इसलिए वो दोनों फास्टिंग पर थे। इन्होंने सुबह से ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था। हालांकि रूल के हिसाब से बिना खाए पायलट प्लेन नहीं उड़ा सकते, लेकिन ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इसलिए पाकिस्तान एयरलाइन के लिए ये छोटे मोटे रूल्स को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, इस प्लेन को जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। इस एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे है, 0725 राइट और लेफ्ट। दोनों रनवे ऑलमोस्ट 11,200 फीट लंबा है। अब आगे जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ये आगे की कहानी समझने में मदद करेगा। किसी भी प्लेन को लैंड कराने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि रनवे को देखा और लैंड करना शुरू कर दिया। जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रनवे 25 में प्लेन को लैंड कराने का भी कुछ प्रोसेस है, और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है नवाब शाह VOR पॉइंट से। नवाब शाह बेसिकली एक जगह का नाम है और यहीं पर VOR एंटीना इंस्टॉल्ड किया गया है, इसलिए इसे नवाब शाह VOR पॉइंट कहा जाता है। ये VOR एंटीना सारे प्लेन के ट्रांसपोंडर से कम्युनिकेट करता है और पायलट तक जरूरी जानकारी पहुंचाता है, जैसे कि प्लेन की ऊंचाई, दूरी, स्पीड। ये एंटीना एयरपोर्ट से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। प्लेन जब इस एंटीना के रेंज में आता है तो पायलट को ये पता चल जाता है कि वो एंटीना से कितनी दूरी पर है। इसी के हिसाब से वो अपना एल्टीट्यूड को कम करना शुरू कर देते हैं। एल्टीट्यूड को कम करते हुए प्लेन को मकली वे पॉइंट पर पहुंचना होता है। यहाँ पहुंचने के बाद पायलट्स एक जरूरी काम करते हैं। मकली से आगे एक और वे पॉइंट है 7। रूल के हिसाब से मकली वे पॉइंट में प्लेन का एल्टीट्यूड 3,000 फीट होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड काफी अधिक है तो वो होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करके, यानी कि इस एरिया में एक चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को कम करते हुए 3,000 फीट के एल्टीट्यूड में आकर 7 वे पॉइंट पर पहुंचना होता है। ये वे पॉइंट रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन से ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार जब प्लेन यहाँ पर 3,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो प्लेन का ILS सिस्टम ग्लाइड स्लोप और लोकलाइजर को कैप्चर कर लेता है। ग्लाइड स्लोप प्लेन को ऑटोमेटिकली 3 डिग्री के एंगल में नीचे ले आएगा और लोकलाइजर प्लेन को रनवे के सीध में ले आएगा। इसके बाद बिना किसी दिक्कत के ये प्लेन आराम से रनवे पर लैंड कर सकता है। ये है पूरा प्रोसेस जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने का। हालांकि कब कहां किस जगह पर प्लेन को मोड़ना है ये सब पायलट पहले ही FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में पूरा डेटा पुट कर देते हैं। इसके बाद प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को उड़ाता रहता है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद वापस आते हैं PIA 8303 के पास, जो अब नवाब शाह VOR वे पॉइंट पर पहुंचने वाला था, जहां से प्लेन को नीचे उतारने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्लेन को भी इसी लॉन्ग रूट में फ्लाई करना था जहां मकली वे पॉइंट में इन्हें होल्ड करना था, लेकिन बाद में ATC ने कहा कि आपको उतना घूमने की जरूरत नहीं है,
आप सीधे मकली वे पॉइंट की ओर आ जाइए। अब एटीसी के आदेश के अनुसार प्लेन बिल्कुल ही नए रास्ते से मकली वे पॉइंट की ओर बढ़ने लगा। इस रास्ते में कोई भी होल्डिंग पैटर्न नहीं था। कुछ देर बाद ये प्लेन मकली वे पॉइंट पर आ गया। एटीसी ने देखा कि प्लेन की ऊंचाई 9330 फीट है, जबकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई 3000 फीट होना चाहिए था। एटीसी ने कहा कि आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है, आप होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करें, पर पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया। एटीसी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप सही एल्टीट्यूड पर नहीं हैं, पर पायलट मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इंशाअल्लाह हम लैंड कर जाएंगे, इसलिए एटीसी की कही हर बातों को वो इग्नोर करने लगे। थक हार कर एटीसी ने भी आखिर में ये कह दिया कि ठीक है, आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एटीसी ने जो देखा उसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। प्लेन लैंड तो कर गया, लेकिन प्लेन का पहिया क्लोज था। ये प्लेन बिना पहियों के लैंड कर गया, पर क्यों और कैसे, ये सोचने से पहले पाकिस्तान 8303 से कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि हम गो अराउंड कर रहे हैं। एटीसी ने कहा ठीक है, आप 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाइए। कुछ देर बाद एटीसी को एक पैनिक कॉल आया। मेडे मेडे मेडे, हम दोनों इंजन खो चुके हैं। फिर क्या, रनवे से 4400 फीट पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया। कई सारे घर डैमेज हो गए। एटीसी ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गए। हादसे में सिर्फ 2 लोगों की ही जान बच पाई, 97 लोग मारे गए। वहीं ग्राउंड में एक इंसान की जान चली गई और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। प्लेन में बस एक अमेरिकन यात्री थे, बाकी के सारे पैसेंजर्स पाकिस्तानी थे। मैक्सिमम लोग ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, पर उनका ये सफर कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, ये हादसा टल सकता था अगर पायलट गो अराउंड ना करके सामने के एयरबेस में चले जाते, जो कि ऑलमोस्ट 9000 फीट की दूरी पर था, तो शायद ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाता। इसके अलावा शहर के बीचों बीच प्लेन को क्रैश कराने से अच्छा ऑप्शन ये था कि वो इस दोनों टैक्सी वे में से किसी में भी लैंड कर जाते। इन टैक्सी वे की लंबाई भी ऑलमोस्ट 2-3 हजार फीट होती है। अगर वो यहाँ पर लैंड कर जाते तो मैं भी बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। इसलिए मुझे लगता है कि प्लेन को बचाने का पायलट के पास 3 ऑप्शंस था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सवाल तो बहुत सारे थे। क्यों प्लेन को लैंड कराते समय इसका लैंडिंग व्हील क्लोज था? क्यों दोनों के दोनों पायलट एटीसी की बातों को इग्नोर कर रहे थे? आखिर उस दिन कॉकपिट के अंदर चल क्या रहा था? इन सवालों का जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स के पास था। तो आइए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं उड़ान के करीब 20 मिनट बाद से, जब पाकिस्तान एयरलाइन 8303 ऑलमोस्ट 34,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। प्लेन का पूरा कंट्रोल कैप्टन गुल के हाथों में था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर आजम इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। कराची एरिया कंट्रोलर ने कहा, आप आईएलएस अप्रोच करके रनवे 25L पर लैंड कर जाइए। मे भी उस दिन एयरपोर्ट में ट्रैफिक बहुत कम रही होगी, इसलिए एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको घूमकर मकली वे पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस वे पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ पहुँचने के बाद कराची अप्रोच कंट्रोलर को 25.5 मेगाहर्ट्ज पर कांटेक्ट करना। अगर हम इस रास्ते को पहले वाले रास्ते से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है। जहां पर लॉन्ग रास्ते में प्लेन के एल्टीट्यूड को 1000 फीट पर मिनट की दर से नीचे लाना था, वहीं इस नए शॉर्टकट रास्ते में उन्हें 2000 फीट पर मिनट की दर से नीचे आना था। पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल। फ्लाइट क्रू ने प्लेन को DES मोड में डाला और एल्टीट्यूड को 10,000 फीट सेट कर दिया। इट मींस डिस्टेंस के हिसाब से प्लेन का ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करता रहेगा जब तक कि ये 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ना पहुंच जाए। DES को मैनेज डिसेंट मोड भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा सिस्टम जो प्लेन के नीचे आने के दर को मैनेज करता है। FCU यानी कि फ्लाइट कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि हमें लैंड कहां पर करना है।
और उसकी दूरी कितनी है। दूरी के हिसाब से प्लेन का एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। अब क्योंकि प्लेन एक शॉर्टकट रूट से आ रहा था डायरेक्ट मकली वे पॉइंट पर, इसलिए प्लेन का एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 2000 फीट पर मिनट से कम होना चाहिए था, लेकिन ये प्लेन सिर्फ 1000 फीट पर मिनट से नीचे आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि पायलट ने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में पहले वाले वे पॉइंट को डिलीट नहीं किया था। जब ये प्लेन उड़ान भरा उसी वक्त कैप्टन ने फ्लाइट का सारा प्लान एफएमसी में डाल दिया था, जिसके अनुसार नवाब साहब VOR को क्रॉस करने के बाद प्लेन का एल्टीट्यूड को कम करते हुए कुछ इस तरह से 205 डिग्री पर आगे बढ़ना था, जब तक कि वह हैदराबाद के आसपास ना पहुंच जाए। इसके बाद उन्हें मकली वे पॉइंट की ओर जाना था। यहाँ पर अगर प्लेन की ऊंचाई 3000 फीट से अधिक हो जाती है तो उन्हें होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए 3000 फीट पर आना था और अगले वे पॉइंट पर यानी कि 7 वे पॉइंट पर जाना था। ये सब कुछ पहले ही प्लेन के कंप्यूटर को बता दिया गया था। नाउ ATC के निर्देश के अनुसार ये रूट कैंसिल हो चुका था, फिर भी कंप्यूटर को ये पता नहीं था कि इस रूट को अब फॉलो नहीं करना है। रूल के हिसाब से अगर कोई रूट कैंसिल हो जाता है तो उसे FMC से डिलीट कर देना चाहिए ताकि प्लेन के कंप्यूटर को भी पता चल सके, लेकिन दोनों में से किसी भी पायलट ने डिलीट नहीं किया। प्लेन के कंप्यूटर को अब भी यही लग रहा था कि उसे लॉन्ग रूट में फ्लाई करते हुए जाना है। कुछ देर बाद पायलट ने डिसेंट रेट को 2400 फीट पर मिनट कर दिया, पर अब भी दोनों पायलट का ध्यान इंस्ट्रूमेंट्स की ओर नहीं गया, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि प्लेन होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए लैंड कर रहा है। करीब 2:20 प्लेन मकली वे पॉइंट पर पहुंचने वाला था। ATC ने कहा कि यहां पहुंचने के बाद 125.5 मेगाहर्ट्ज पर कांटेक्ट करना, लेकिन क्रू ने रेडियो को 125.5 मेगाहर्ट्ज पर सेट करने के बजाय 126.5 मेगाहर्ट्ज पर सेट कर दिया। अब क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी में थे, इसलिए अप्रोच कंट्रोलर और फ्लाइट 8303 के बीच सारा कम्युनिकेशन बंद पड़ गया। इस वक्त प्लेन अपने निर्धारित एल्टीट्यूड से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। प्लेन से कांटेक्ट ना होने की वजह से अप्रोच कंट्रोलर ये बता भी नहीं पा रहे थे कि अपने एल्टीट्यूड को कम करो। ATC ने बैक टू बैक 3 बार कॉल किया, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। उधर प्लेन के कॉकपिट में बैठे पायलट भी 126.5 मेगाहर्ट्ज पर कॉल कर रहे थे, पर ATC 125.5 मेगाहर्ट्ज पर थे। ये तो वही बात हो गई कि दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, लेकिन गलत नंबर डायल करके। लास्ट में ATC ने गार्ड फ्रीक्वेंसी में कॉल किया। ये इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ATC गार्ड फ्रीक्वेंसी में कॉल करता है तो उस रेंज में मौजूद सभी प्लेन्स को ATC की आवाज सुनाई देगा, चाहे वो सेम फ्रीक्वेंसी में हो या ना हो। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। पाकिस्तान 8303 को बैक टू बैक कॉल करने के बाद फाइनली कैप्टन ने कॉल का जवाब दिया। ATC ने कहा कि आप गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं, अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी 125.5 मेगाहर्ट्ज पर सेट करें। इतना करने के बाद कम्युनिकेशन फिर से स्टेब्लिश हो गया। ATC ने कहा कि आप मकली पॉइंट पर आ जाइए और यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए। हालांकि इस वक्त प्लेन 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। कुछ देर बाद प्लेन ऑलमोस्ट मकली वे पॉइंट की ओर आ गया। यहीं पर लोकलाइजर ने प्लेन को डिटेक्ट कर लिया, लेकिन इस वक्त प्लेन की ऊंचाई 9363 फीट थी, जबकि यहाँ पर इन्हें 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था। पाकिस्तान 8303 भले ही शॉर्टकट रास्ते से मकली वे पॉइंट पर पहुंच गया, पर ऑटो पायलट को अब भी यही लग रहा था कि रास्ता लंबा है, आराम से एल्टीट्यूड को डाउन करेंगे। रास्ता ऑलरेडी छोटा हो चुका है, इसके बारे में ऑटो पायलट को खबर ही नहीं थी। प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से 3 गुने अधिक ऊंचाई पर था। यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए पायलट्स को होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करना चाहिए था। एरिया का चक्कर लगाते हुए एल्टीट्यूड को कम करना चाहिए था, जैसा कि फर्स्ट टाइम FMC में प्रोग्राम किया गया था। लेकिन पायलट का इरादा ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं था। वो तेजी से ऊंचाई को कम करके प्लेन को रनवे पर उतारना चाह रहे थे, और ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। अब क्योंकि प्लेन का फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर अब भी पुराने रास्ते को ही फॉलो कर रहा था, इसलिए जैसे ही ये प्लेन मकली वे पॉइंट पर पहुंचा, प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया। यानी कि अब ये प्लेन एरिया का चक्कर लगाने वाला था, और ये प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करके ऑटोमेटिकली 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आता। पाकिस्तान 8303 के लिए बहुत अच्छी बात थी
ऐसा करने से आराम से ये आइलेस के रेंज में आकर लैंड कर सकते थे, लेकिन इससे पहले कि प्लेन एरिया का चक्कर लगाने के लिए लेफ्ट की ओर मुड़ता, एटीसी की नजर पाकिस्तान 8303 पर पड़ी। इन्होंने देखा कि अब तक भी प्लेन का एल्टीट्यूड कम नहीं हुआ है। तुरंत ही एटीसी ने क्रू को कॉल किया और कहा कि आपकी दूरी के अनुसार डिसेंट रेट बहुत कम है, आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है। कैप्टन गुल ने जवाब दिया, ठीक है। उन्हें समझ में आ चुका था कि प्लेन की ऊंचाई कम क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पुराने रास्ते को डिलीट ही नहीं किया था। कॉल डिस्कनेक्ट करके तुरंत फर्स्ट ऑफिसर को चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो गया? स्टॉप स्टॉप, ओ नो, होल्ड को हटाओ, होल्ड को हटाओ, होल्ड को हटाओ। फर्स्ट ऑफिसर आजम ने तुरंत होल्ड को हटा दिया और पूछा कि क्या हमें इसके बारे में एटीसी को बताना चाहिए? क्या हम इसके बारे में एटीसी को बता दें? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये सब होल्ड की वजह से हुआ। एटीसी को कुछ नहीं बताना, उन्हें कह दो कि हम लोकलाइजर में स्टेब्लिश हो चुके हैं। कैप्टन गुल मानो ये ठान चुके थे कि बिना होल्ड किए ही हम प्लेन को उतार कर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पागलपन में वो प्लेन के मैनेज डिसेंट मोड को चेंज करके ओपन डिसेंट मोड में सेट कर दिया। ओपन डिसेंट मोड में प्लेन के इंजन का थ्रस्ट ऑटोमेटिकली आइडल पर चला जाता है और ऑटो पायलट सब कुछ भूल जाता है। क्या फ्लाइट प्लान, क्या प्लेन का स्पीड, क्या है प्लेन का एल्टीट्यूड, हमें कुछ नहीं पता। पायलट जो कह रहा है बस वही होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ओडीईसी यानी कि ओपन डिसेंट मोड में एल्टीट्यूड का रिस्ट्रिक्शन हट जाता है जब तक कि प्लेन अपने टारगेट एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए। पाकिस्तान 8303 के केस में टारगेट एल्टीट्यूड था 3000 फीट। कुछ सेकंड्स बाद स्पीड ब्रेक को एक्सटेंड कर दिया गया, जो प्लेन में ड्रैग बढ़ाने के साथ साथ प्लेन को नीचे भी धकेल रहा था। यहाँ पर एक बार फिर से एटीसी का कॉल आया, सर आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है। अप्रोच कंट्रोलर ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ प्लेन तो बहुत ऊपर है, मैं भी बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ऑर्बिट करें। एटीसी और अप्रोच कंट्रोलर दोनों ने ही ये आदेश दिया कि पाकिस्तान 8303 को ऑर्बिट करना चाहिए, यानी कि एरिया का चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना चाहिए। लेकिन कैप्टन के मन में तो पागलपन सवार था। कैप्टन ने जवाब दिया, हम 7500 फीट पर हैं, जल्द ही 3000 फीट पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोकलाइजर में स्टैब्लिश हो चुके हैं। उस वक्त प्लेन 7500 फीट पर नहीं बल्कि 7830 फीट पर था। यही वो समय था जब प्लेन मकली वे पॉइंट को पार करके आगे की ओर बढ़ रहा था। कैप्टन ने बिना कुछ कहे लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया, जिससे प्लेन में ड्रैग और बढ़ने लगा। इंजन का थ्रस्ट ऑलरेडी आइडल पर था, इसलिए प्लेन का नोज 7.4 डिग्री डाउन हो गया और प्लेन 7500 फीट पर मिनट से नीचे आने लगा। एटीसी लगातार प्लेन को ट्रैक कर रहे थे। प्लेन कुछ ही देर में 7 वे पॉइंट पर पहुंचने वाला था, जहां से रनवे की दूरी महज 21.1 किलोमीटर है। एटीसी को साफ साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान 8303 किसी भी कीमत पर रनवे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से कॉल किया और कहा, पाकिस्तान 8303 आप 180 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ जाएं। आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है। आई रिपीट, आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है। आप 180 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ जाएं। आप अब भी ऑर्बिट कर सकते हैं। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि बोल दो एटीसी को, सब ठीक है। फर्स्ट ऑफिसर आजम ने कैप्टन की बातों को मानते हुए कहा, नेगेटिव सर, इंशाअल्लाह हम लैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन एक के बाद एक रूल को तोड़ते हुए, एटीसी के आदेश को ना मानते हुए जबरदस्ती प्लेन को लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वो शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझ रहे थे। इसलिए तो कैप्टन गुल ने आजम को कहा, अगर हमने ये कर दिया ना तो देखना सबके सब चौंक जाएंगे कि आखिर हमने ये कैसे कर दिया। कैप्टन यहाँ पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दिखा देंगे एटीसी को कि हम क्या कर सकते हैं, पर शायद वो भूल चुके थे कि प्लेन में सिर्फ वही दोनों नहीं हैं, बल्कि 99 जिंदगियां प्लेन में सवार है। एटीसी को चौंकाने के चक्कर में सभी की जान जा सकती है। एटीसी कैप्टन की हरकतों पर नजर बनाए हुए थे। एक बार फिर से उन्होंने कैप्टन को कॉल किया और कहा, आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है। कैप्टन ने फिर से उसी तरह जवाब दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अभी 3500 फीट पर हैं और जल्द ही 3000 फीट पर पहुंचने वाले हैं। आईएलएस भी एस्टेब्लिश हो चुका है।
कैप्टन पर मानो पागलपन सवार हो चुका था। एटीसी के आदेश को मानना तो दूर की बात, वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। इस वक्त प्लेन 3500 फीट पर नहीं बल्कि 3900 फीट पर था। कोई दिक्कत नहीं, हम 3500 फीट पर ही तो हैं। 3000 फीट पर बस पहुंचने वाले हैं। आईएलएस भी एस्टेब्लिश हो चुका है। प्लेन तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। एटीसी के बार बार कहने के बावजूद भी कैप्टन गुल उनकी बातों को इग्नोर किए जा रहे थे। इतने कोशिश के बावजूद भी प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था। एटीसी साफ साफ कैप्टन गुल का तमाशा नोटिस कर रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आपको लेफ्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए 180 डिग्री पर। कैप्टन ने एक बार फिर से इग्नोर करते हुए कहा, सर हम ILS 25L पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लैंड कर जाएंगे। इस वक्त प्लेन 3090 फीट की ऊंचाई पर था। रनवे से महज 10.6 किलोमीटर की दूरी पर कैप्टन प्लेन को नीचे उतारने के चक्कर में हर हद को पार कर दिया। नोज को 12.6 डिग्री डाउन कर दिया। प्लेन अब इतनी तेजी से नीचे आने लगा कि प्लेन के कॉकपिट में ओवर स्पीड वार्निंग अलार्म बजने लगा। इस अलार्म को भी कैप्टन ने अनसुना कर दिया और फ्लैप्स को डाउन कर दिया ताकि प्लेन की स्पीड और कम हो जाए। इवन नोज को 12.6 डिग्री से 13.7 डिग्री नीचे कर दिया गया। प्लेन के ऑटो पायलट को इतनी तेजी से उतरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। इसके तुरंत बाद GPWS अलार्म यानी कि ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग सिस्टम बजने लगा, पर पायलट हर एक अलार्म को इग्नोर कर रहे थे। इसके तुरंत बाद सिंक रेट अलार्म बजने लगा। पुल अप पुल अप। प्लेन का कंप्यूटर बार बार अलार्म के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। प्लेन के नोज को ऊपर करो, स्पीड को कम करो। कैप्टन ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक को पीछे खींचा। तब जाकर प्लेन का नोज थोड़ा ऊपर हुआ और प्लेन के नीचे आने की रफ्तार 7400 फीट पर मिनट से 2000 फीट पर मिनट हो गई। फर्स्ट ऑफिसर ने शायद ये मन बना लिया था कि अब हम लैंड नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने लैंडिंग गियर को भी ऊपर कर दिया। हालांकि इसके बारे में कैप्टन को कुछ भी पता नहीं था। ठीक उसी समय एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया। अब क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के मन में ये था कि हम लैंडिंग प्रोसेस को रोकने वाले हैं और एटीसी ने लैंडिंग परमिशन दे दिया, इसलिए उन्होंने कैप्टन से पूछा, सर क्या हमें ऑर्बिट करना चाहिए? कैप्टन गुल ने कहा, नहीं नहीं, ऑर्बिट को छोड़ो। इसके बाद प्लेन का कंट्रोल कैप्टन ने अपने हाथों में ले लिया और साइड स्टिक को आगे धकेलने लगा। उसी वक्त फर्स्ट ऑफिसर ने अपने तरफ के साइड स्टिक को पीछे खींच रहे थे। नतीजा दो अलग अलग इनपुट होने की वजह से साइड स्टिक का इनपुट कैंसिल हो गया, यानी कि प्लेन के कंट्रोल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्लेन अब 750 फीट पर आ गया, ऑलमोस्ट रनवे से 2.78 किलोमीटर की दूरी पर। कॉकपिट में एक बार फिर से अलार्म बजने लगा, लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर नॉट डाउन, लैंडिंग गियर नॉट डाउन। इसके अलावा ई-कैम डिस्प्ले, लैंडिंग गियर इंडिकेटर में भी ये साफ साफ दिख रहा था कि प्लेन का लैंडिंग गियर क्लोज है, पर किसी का भी ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि मे बी कॉकपिट में ऑलरेडी बहुत सारे अलार्म्स बज रहा था। ओवर स्पीड अलार्म, मास्टर कॉशन अलार्म, GPWS अलार्म। कैप्टन ने कहा सबको बंद करो। इन अलार्म्स को बंद करने के बाद और दूसरे अलार्म्स भी बजने लगा। टू लो, ट्रेन, सिंक्रेट, सिंक्रेट, पुल अप, पुल अप। प्लेन थ्रेशोल्ड लाइन को 24 फीट ऊपर से पार कर दिया। प्लेन की रफ्तार 380 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि नॉर्मली A320 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड करता है। 380 और 240, 140 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। प्लेन अब ऑलमोस्ट 7 फीट पर आ गया। यहीं पर कैप्टन ने दोनों रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया। रिवर्स थ्रस्ट बेसिकली एक विंडो होता है प्लेन के इंजन में, जो लैंडिंग के टाइम ओपन हो जाता है और इंजन के एग्जॉस्ट एयर की दिशा को आगे की ओर मोड़ देता है, जिससे प्लेन धीमा हो जाता है और लैंडिंग गियर में लगे ब्रेक ओवरहीट नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान 8303 के केस में प्लेन का लैंडिंग गियर ही क्लोज था और जब कभी भी लैंडिंग गियर क्लोज होता है तो कंप्यूटर को लगता है कि प्लेन लैंड नहीं करेगा,
इसलिए रिवर्स थ्रस्ट एक्टिवेट नहीं होता है। पाकिस्तान 8303 के केस में भी रिवर्स थ्रस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ। 2:34 प्लेन रनवे से ऑलमोस्ट 4500 फीट आगे जाकर बेली लैंडिंग किया, यानी कि बिना पहियों के लैंडिंग कर गया। रनवे के निशान से ये साफ साफ पता चल रहा था कि पहले तो प्लेन का लेफ्ट इंजन रनवे से रगड़ खाया, इसके बाद इंजन नंबर 2 कैप्टन के द्वारा फुल ब्रेक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ब्रेक तो प्लेन के पहियों में लगा होता है और प्लेन का पहिया तो ओपन था नहीं, इसलिए प्लेन में किसी भी तरह का ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ। प्लेन का पूरा वजन प्लेन के पहियों में आ चुका था। इंजन के इंटरनल पार्ट्स टूटना शुरू हो गया, वाइब्रेशन होने लगी। कॉकपिट में इंजन नंबर 2 फायर अलार्म बजने लगा। साथ ही साथ इंजन नंबर 2 का एसी जनरेटर जो प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो भी फेल हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को आइडल कर दिया। अब पूरे प्लेन का इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक इंजन पर ही टिका हुआ था। बेली लैंडिंग करने के करीब 14 सेकंड्स बाद फर्स्ट ऑफिसर को समझ में आ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने कैप्टन को कहा टेक ऑफ सर टेक ऑफ। 2 सेकंड्स बाद टोगा बटन को प्रेस कर दिया गया। टोगा यानी कि टेक ऑफ एंड गो अराउंड बटन। इसे प्रेस करने के बाद इंजन पूरी जान लगा देता है प्लेन को वापस से ऊपर उठाने के लिए, पर क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर पहले ही इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को आइडल कर चुके थे, इसलिए प्लेन का सिर्फ इंजन नंबर 1 ही एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन एक बार फिर से इंजन नंबर 1 की मदद से हवा में उठ गया। क्रू ने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि हम गो अराउंड कर रहे हैं। 2:35:10 प्लेन 442 फीट ऊपर उठ गया। इंजन नंबर 1 94% पावर पर पहुंच गया। अब इंजन नंबर 2 को भी स्टार्ट किया गया, लेकिन इसी वक्त बैक टू बैक दोनों इंजन में लो ऑयल प्रेशर का वार्निंग आने लगा। क्रू ने एटीसी से कांटेक्ट किया और कहा कि हम वापस रनवे 25L पर लैंड करना चाहते हैं। एटीसी ने कहा कि ठीक है, लेफ्ट की ओर 110 डिग्री पर मुड़ जाएं और 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाएं। अब प्लेन धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा सेकेंड अप्रोच करने के लिए। प्लेन ऑलमोस्ट 2670 फीट पर पहुंच गया। यहाँ पर इंजन नंबर 1 ने काम करना बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा थ्रस्ट लीवर नंबर 2 आइडल, और उन्होंने इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट लीवर को आइडल कर दिया, जबकि अब तक इंजन नंबर 2 रीस्टार्ट हो चुका था। फेल तो इंजन नंबर 1 हुआ था। फर्स्ट ऑफिसर को इंजन नंबर 1 को आइडल करना चाहिए था, पर गलती से उन्होंने इंजन नंबर 2 जो अब वर्किंग कंडीशन में आ चुका था वो आइडल पर चला गया। अब इंजन नंबर 1 का जनरेटर फेल हो गया और इंजन नंबर 2 का जनरेटर पहले ही फेल हो चुका था। इट मींस प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो गया। इंजन नंबर 1 फेल हो चुका था। इंजन नंबर 2 किसी तरह से काम कर रहा था, पर उसे आइडल पर कर दिया गया। नतीजा प्लेन अब अपना ऊंचाई खोने लगा। 2:36:28 प्लेन के कॉकपिट में मल्टीपल स्टॉल वार्निंग बजने लगा। जल्द ही प्लेन 1900 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। एल्टीट्यूड को खोता देख कैप्टन इंजन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने लगा कि ये चल क्यों नहीं रहा। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कैप्टन, हमें एयर स्पीड को 140 नॉट से कम नहीं करना है, नहीं तो रैम एयर टरबाइन काम करना बंद कर देगा। कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ लेकिन कैसे बढ़ाऊं स्पीड। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर खामोश हो गए। कैप्टन ने इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को देखा जो कि आइडल पर था। तुमने इंजन नंबर 2 को आइडल किया, इंजन नंबर 1 बंद हो गया है। फर्स्ट ऑफिसर, जी सर। अब यहाँ पर इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट को बढ़ाया गया, लेकिन अब इंजन नंबर 2 भी फेल हो गया। प्लेन 1500 फीट पर आ गया। एटीसी ने कहा लेफ्ट मुड़ो। फर्स्ट ऑफिसर ने डरे शब्दों में जवाब दिया, हम सीधे जा रहे हैं सर, हम दोनों इंजन खो चुके हैं। एटीसी ने पूछा, क्या आप फिर से बेली लैंडिंग कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। कैप्टन ने पूछा, तुमने लैंडिंग गियर एक्सटेंड किया है? नहीं तो। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर आजम ने लैंडिंग गियर को डाउन किया और कैबिन में अनाउंसमेंट किया कि हम लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त प्लेन 700 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। कैप्टन का पागलपन अब इस कदर बढ़ गया कि वो बिना एटीसी को कॉल किए कॉकपिट में कहने लगे, मेडे 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 मेडे, पर ये मेडे कॉल एटीसी तक पहुंच नहीं रही थी। अब फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को कॉल किया और कहा, सर मेडे मेडे मेडे, पाकिस्तान 8303 मेडे मेडे मेडे।
ये आखिरी शब्द था दोनों पायलट की, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया। प्लेन एयरपोर्ट पहुंचने से करीब 4410 फीट पहले ही क्रैश हो गया। पहले तो ये एक मोबाइल टावर से टकराया, फिर कई घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी गलतियों का पता चला, जैसे फ्लाइट के दौरान वो कोविड की बातें कर रहे थे। इस चक्कर में फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में फील किए हुए वे पॉइंट को डिलीट करना भूल गए और प्लेन का मैनेज डिसेंट मोड होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करके प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने में लग गया, जबकि वो उस रूट से फ्लाई कर ही नहीं रहे थे। जब भी प्लेन्स 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाते हैं तब इस तरह की फालतू बातें करना अलाउड नहीं होता, सिर्फ फ्लाइट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। दोनों पायलट्स में सिचुएशन अवेयरनेस की कमी थी, किसी ने भी होल्डिंग पैटर्न को नहीं देखा। दोनों पायलट ओवर कॉन्फिडेंट थे, खास करके कैप्टन। दोनों इधर उधर की इतनी बातें कर रहे थे कि लैंडिंग गियर को डाउन करना भी भूल गए। इससे हमें साफ साफ पता चलता है दोस्तों की लापरवाही किस हद तक हुई होगी। दो पायलट प्लेन में इसलिए होते हैं ताकि एक पायलट प्लेन उड़ाए और दूसरा पायलट इंस्ट्रूमेंट्स को क्रॉस चेक करे, इसलिए नहीं होते कि वो दोनों मिलकर गप्पे लड़ाए। एटीसी बार बार ये कहता रहा कि आपकी ऊंचाई अधिक है, पर कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अलग ही दुनिया में थे। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम लैंड कर जाएंगे, हम सबको चौंका देंगे। एटीसी देखता रह जाएगा कि भाई ये कैसे कर दिया इसने। वो प्लेन को इतनी तेजी से डाउन कर रहे थे कि ऑटो पायलट भी फेल हो गया। ऑटो पायलट को प्रोग्राम ही नहीं किया गया है कि वो इतनी तेजी से प्लेन को नीचे उतारे। नतीजा वो डिस्कनेक्ट हो गया। जब कैप्टन गुल का इतिहास निकाला गया तो पता चला कि कैप्टन को टेक्निकल नॉलेज की बहुत कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी। वो पहले भी इस तरह की हरकतें बहुत बार कर चुका था। बहुत बार वो हाई स्पीड से अप्रोच कर चुके थे। इवन अपने हरकतों की वजह से उन्हें प्लेन को उड़ाने के लिए अनफिट भी कर दिया गया था। पर बाद में पीआई का मन चेंज हो गया और वो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो चुका था बाद में उसे एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से वो पाकिस्तान एयरलाइन में पायलट बन गए। दोनों पायलट मुस्लिम थे, रमजान का महीना था, इसलिए वो सूरज उगने और डूबने तक खाना पीना नहीं खाते। रिसर्च से पता चला कि फास्टिंग की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। ये एक लौता ऐसा हादसा है दोस्तों, जिसमें हम ये नहीं गिना रहे हैं कि गलतियां कितनी है। पूरे वीडियो को फिर से रिपीट करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी डिसीजन ऐसा नहीं है जिसे हम सही डिसीजन कह सके। मतलब कि इस केस में दाल काली नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा दाल ही काला था। वैसे भी पाकिस्तान एयरलाइन का इतिहास ठीक नहीं रहा है। ये अनपढ़ गवारों को भी जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते थे उन्हें भी जॉब दे दिया करते थे, बशर्ते उन्हें मोटी रकम घूस के रूप में मिल जाए। इस पर मैंने गहराई से बात किया है इस वीडियो पर। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।